हेलो एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन कैसे यहाँ पर इस प्रोसेस में किया जाएगा ये हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग को हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इस ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ठीक है, इसका कन्वर्जन कैसे हुआ था इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमने देखा था। तो इलेक्ट्रिक हीट में ये कन्वर्ट होगा एंड इसी हीट का हम लोग यूज़ करेंगे दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इधर हम लोग मेल्टिंग प्रोसेस से कर सकते हैं या फिर दोनों जिस दो मेटल को ज्वाइन करना है उन दो मेटल के बीच में, ठीक है, हम लोग हीट प्रोड्यूस करा के दोनों को मेल्ट करा के ज्वाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल पीसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट हीट। ठीक है, और किस पॉइंट पे हीट जनरेट कराया जाता है? एट द पॉइंट ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेल्ट द जॉइंट। दोनों जॉइंट्स को या दोनों पीसेस को मेल्ट करा के हम लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स देख सकते हैं, इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी में ये आपका क्लासीफाई होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग जैसे हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग देखे थे, सेम उसी प्रोसेस से हमारे पास रेजिस्टिव मटेरियल होता है एंड उस रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो ड्रॉप होगा एंड उस ड्रॉप की वजह से इक्विवेलेंट हीट में कन्वर्ट होगा एंड उस हीट का हम लोग यूज़ करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं, दैट इज़ स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग एंड इसके अंदर फिर आपका ये दो टाइप्स आएगा। दूसरा हमारे पास टाइप्स हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं आर्क वेल्डिंग। आप लोग जनरली देखे भी होंगे कि वेल्डिंग के प्रोसेस में आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, हीलियम या फिर इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग में से क्लासीफाई करते हैं एंड इसका भी सब कैटेगरी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग अगेन यहाँ पर ये सबसे सिंपल प्रोसेस होता है वेल्डिंग का। ठीक है, जहाँ पर हम लोग दो मेटल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बाय द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम किसी इलेक्ट्रोड में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड उस रेजिस्टेंस की वजह से आपके इलेक्ट्रोड में कुछ ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और यही ड्रॉप आपका जो लॉसेज होगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कन्वर्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में एंड इसी हीट का हम यूटिलाइजेशन करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रॉप, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप या पावर लॉस, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होता है या प्रोपोर्शनल होता है I² R के। ठीक है, तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी कि जितना हम करंट फ्लो करा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोड्स में उसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ऑल्सो रेजिस्टेंस इसका फिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो मेटल है रेजिस्टेंस फिक्स अगर है एंड ये प्रोपोर्शनल होगा टाइम के भी। ठीक है, तो जितने टाइम के लिए हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं उतना ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होगा एंड जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा आपको हीट भी मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकते हैं H इज़ इक्वल्स टू I² इंटू R इंटू T। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यहाँ पर आपका दो कॉन्टैक्ट या फिर जिन दो मेटल पीस को आपको ज्वाइन करना है इन दोनों को इस तरीके से, अगर सपोज़ इस एरिया में इस पार्ट में ज्वाइनिंग प्रोसेस करना है, ठीक है, ये पार्ट हमें ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड आपका होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, या फिर आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दे रहे होंगे, AC या DC सप्लाई, एंड इसको हम उस पॉइंट पे
ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, जिस पॉइंट पे या जिस पार्ट में हमें इसे ज्वाइन करना है तो उस पार्ट में हम इस इलेक्ट्रोड को प्रोजेक्ट करेंगे। एंड जैसे जैसे करंट फ्लो होता हुआ जाएगा यहाँ पर हीट डेवलप होगा एंड हीट की वजह से ये दोनों मेटल पार्ट जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड मेल्ट होने की वजह से फिर जैसे ही ये कूलिंग प्रोसेस में जाएगा तो ये दोनों आपस में इस तरीके से ज्वाइन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज का अगर हम रेंज देखें तो 4 to 12 वोल्ट सफिशेंट होता है। ठीक है, और ये आपका 4 to 12 वोल्ट डिपेंड करेगा जिस एरिया को आपको, जितने एरिया में आपको वेल्डिंग प्रोसेस करना है। ठीक है, थिकनेस दोनों मेटल का एंड कंपोजिशन भी यहाँ पर मैटर करेगा कि आप जिस दो मेटल को वेल्डिंग कराना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, एंड अगर पावर के टर्म में बात करें तो 60 to 180 वाट, ठीक है, पर mm² एरिया के बेसिस पे यहाँ पर 60 to 180 वाट का रिक्वायरमेंट होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, ठीक है, मशीन का कंस्ट्रक्शन देखें तो ये मेनली कंसिस्ट करता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जिसे हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। और ये जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये आपका जनरली ऑटो ट्रांसफार्मर हो सकता है या फिर टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में इस तरीके से टैप चेंजर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वैसे हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं या ऑटो ट्रांसफार्मर हम डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके वजह से, ठीक है, ये टैप चेंजिंग की वजह से जो आपका लोड के अक्रॉस यानी कि इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो हम करंट फ्लो कराएंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना करंट फ्लो कराना है, किस स्पॉट, ठीक है, किस जगह पे हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराना है, किसी एक टाइम पे या किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, जगह पे हमें हो सकता है कि कम करंट फ्लो कराना हो, कम हीट चाहिए, तो हम उस करंट के फ्लो को कंट्रोल करके हम हीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट का फ्लो कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, तो जो हम इनपुट सप्लाई देने वाले हैं उस सप्लाई को कंट्रोल करके, तो ये सप्लाई को हम लोग या इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल कैसे करेंगे, टैप चेंजिंग के हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास ये आपका इनपुट साइड में वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, तो इस टैप चेंजिंग को, ठीक है, अगर हमें ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो हम मैक्सिमम वैल्यू तक इसे यहाँ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें कम करंट चाहिए होगा तो हम कम नंबर ऑफ टर्न्स को में करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो हम इतने ही के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कम नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आ रहा है आपके प्राइमरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो कम नंबर ऑफ टर्न्स में आपका करंट फ्लो करेगा तो करंट भी कम होगा। ठीक है, लो करंट होगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स जब ज़्यादा हो जाएगा तो करंट भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करंट के फ्लो को टैप चेंजिंग के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, ये एक मैकेनिकल फ्रेम भी इस तरीके से इंक्लूड करता है जो कि आपके इलेक्ट्रोड को, ये आपका इलेक्ट्रोड पार्ट है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को ये होल्ड किए हुए रहता है। ठीक है, एंड ये जो आपका मेटल पार्ट है जिसे हमें वेल्ड करना है, इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इस पर अगर हमें जब वेल्डिंग प्रोसेस करना होता है तो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, या जब हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है तो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए या मेल्टिंग के लिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रेशर भी देना पड़ता है दोनों जॉइंट्स के बीच में, या दोनों मेटल जिसे हमें ज्वाइन करना है तो उन दोनों के बीच में मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल फोर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो इस मैकेनिकल फ्रेम के हेल्प से ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये इस मेटल फ्रेम या फिर जो मेटेलिक एलिमेंट है जिसे हमें ज्वाइन करना है उस पर ये प्रेशर डालेगा, तो ये इसको सफिशेंट हीट प्रोवाइड करके, मेल्ट करके एक दूसरे में ज्वाइन होने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सिंपल इस तरीके का प्रोसेस होता है, एंड हम वेल्डिंग प्रोसेस को यहाँ पर रखकर करा सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर और एक टाइप आता है, दैट इज़ स्पॉट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग
इस तरीके से अगर 2 पार्ट है, ठीक है, तो हम पूरे सरफेस में भी वेल्डिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेटल 1 हो गया, ये मेटल 2 हो गया, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पूरे सरफेस में हम जॉइनिंग करा सकते हैं। या फिर कोई एक केस ऐसा आ सकता है कि हमें सिर्फ किसी एक स्पॉट पे ज्वाइन करना हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे अगर हमें इस तरीके से वेल्डिंग करना हो तो हम स्पॉट वेल्डिंग का प्रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, ये भी आपका सिंपल इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इनपुट साइड में प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग AC सप्लाई देंगे एंड दूसरे साइड में हम लोग इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एज अ लोड। तो ये आपका इलेक्ट्रोड्स जो होगा क्लैंप के हेल्प से आपका फिक्स रहेगा एंड इन दोनों के बीच में हम लोग उन 2 मेटल को फिक्स करेंगे जिन्हें हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। एंड बेसिकली ये जो हमारा स्पॉट वेल्डिंग होता है, इस स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग वाटर कूल्ड टाइप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा उसमें आपका वाटर फ्लो का प्रोविज़न रहता है, ठीक है। तो वाटर फ्लो इसमें कंटिन्यूअस होता रहता है, जिससे कि जब हम जैसे ही हीट प्रोड्यूस कराते हैं इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ही इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से यहाँ पर हीट आएगा एंड इलेक्ट्रोड में करंट वाटर फ्लो होने की वजह से ये तुरंत ही उस स्पॉट में जहाँ पर हमने हीट इंजेक्ट कराया था तो उस जगह को ये तुरंत ही कूल कर देगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान दिए होंगे कि अगर हम किसी मेटल को तुरंत हीट करते हैं एंड तुरंत ही ठंडा करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो चला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ को तुरंत मेल्ट कराए एंड तुरंत ठंडा कर देंगे तो वो तुरंत ही जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में ये हमें तुरंत ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग में वाटर कूल इलेक्ट्रोड का यूज़ करने का ये रीज़न है कि तुरंत ही जैसे यहाँ पर इस लोकेशन में आपका हीट गया ये तुरंत ही उस लोकेशन को ठंडा कर देगा एंड एट द इंस्टेंट आपका वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में स्पॉट वेल्डिंग में यहाँ पर जो करंट होता है ये आपका 1000 to 10,000 एम्पियर तक आपका फ्लो हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स जो बना होता है आपका कॉपर या कॉपर एलॉय का बना हो सकता है या फिर आर्क वाटर कूल्ड टाइप का हम इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपका करंट का रिक्वायरमेंट 1000 to 10,000 एम्पियर तक के रेंज में होता है एंड वोल्टेज का रेंज होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, लेस देन 2 वोल्ट में भी ये आपका स्पॉट वेल्डिंग कंप्लीट हो सकता है। अब जो करंट का फ्लो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द शीट्स टू बी ज्वाइन, ठीक है। जिस शीट्स को या मेटल जिस एलिमेंट को हमें ज्वाइन करना है उसके थिकनेस पे करंट का वेरिएशन डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि हमें हाई वोल्टेज एंड लो करंट मिले या फिर जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, हाई करंट के लिए आपको लो वोल्टेज अप्लाई करना होगा। एंड हमने हीट का फार्मूला देखा था, तो हीट का जो फार्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने टाइम के लिए हमें करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ स्क्वायर ऑफ द करंट के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हमें हीट मिलेगा एंड उतना ही हम जल्दी वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो हमें लो करंट का नीड पड़ेगा एंड हम बहुत कम टाइम के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं तो हम हाई करंट प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हाई करंट के लिए अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, तो करंट को लो होना पड़ेगा, ठीक है। एंड करंट लो है दैट मीन्स कि हमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम वोल्टेज कम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका करंट बहुत ज़्यादा होगा एंड करंट ज़्यादा है तो हम टाइम बहुत ही कम लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब करंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो कम टाइम में ही हमारा वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये स्पॉट वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं, किसी एक स्पॉट पे पर्टिकुलर जगह पे हम इस तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है तो उस ड्रॉप का जो कन्वर्जन हो जाता है इक्विवेलेंट हीट में, एंड उस हीट का यूज़ करके हम लोग दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, यहाँ पर जब हमें वेल्डिंग प्रोसेस करने जाएंगे तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू आयोनाइजेशन। ठीक है, एंड इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, ये भी आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग दो मेटालिक पीसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द हीट डेवलप्ड बाय एन आर्क स्ट्रक बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द मेटल टू बी वेल्डेड। ठीक है, तो ये आर्क आपका कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ये सपोज इस मेटल को हमें ज्वाइन करना है, दो मेटल को। ठीक है, एक और मेटल हमने इसके ऊपर ओवरलैप कर लिया, तो ये मेटल 1 हो गया, ये आपका मेटल 2। इन दो मेटल को हमें ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड्स का नीड पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम हीट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सके। तो ये इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया वो कंज्यूमेबल नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ हीट प्रोड्यूस करने के काम आता है। बट यहाँ पर हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, जो कि जब जैसे ही हम लोग उसमें सप्लाई देंगे इलेक्ट्रोड में, ठीक है, तो ये इसमें आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा एंड हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा, दैट मीन्स कि मेटल जिस पीसेस को हमें ज्वाइन करना है एंड इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है, तो मेटल एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर गैप होगा, तो इस एयर गैप में क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा, आपका करंट इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपका चार्जेस फ्लो होता हुआ एयर गैप में डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच जो एयर गैप रहेगा वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, एंड आयोनाइजेशन की वजह से जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा आपका एयर, तो वो आर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो आर्क की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होगा। ठीक है, एंड इसी जो प्रोड्यूस्ड हीट होगा, इस हीट का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा फॉर वेल्डिंग पर्पस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क का एप्लीकेशन यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर का पार्ट हो गया। ठीक है, एंड ये वो मेटल है जिसे हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, दो मेटल बेस हो गया, तो इनको हमें इस इलेक्ट्रोड के हेल्प से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही सप्लाई देंगे तो आपका करंट फ्लो करना शुरू होगा इलेक्ट्रोड में, एंड इन दोनों के बीच में जो एयर गैप होगा, मेटल एंड इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ बहुत थोड़ा सा एयर गैप होगा, तो इस एयर गैप में आपका आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा, एंड आयोनाइजेशन की वजह से आर्क आएगा। ठीक है, एंड आर्क के बाद आपका आर्क की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, एंड इसी हीट का यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा फॉर वेल्डिंग पर्पस। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग आर्क वेल्डिंग में इस तरीके का सेटअप यूज़ करते हैं। यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं आर्क वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, कि जैसे जो एयर गैप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड मेटल जिसे हमें वेल्ड करना है, उन दोनों के बीच जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतना ज़्यादा ही आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, एयर गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयोनाइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, ये आयोनाइजेशन ज़्यादा हो गया, उतना ही करंट भी ज़्यादा वहाँ पर फ्लो होगा, एंड जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा आर्क भी उतना ज़्यादा होगा, एंड आर्क जितना ज़्यादा होगा हीट भी उसके करिस्पॉन्डिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो करंट ज़्यादा होने का मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उस एयर गैप का, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो करंट जब ज़्यादा हो गया तो एयर गैप का यानी कि उस आयोनाइजेशन एरिया का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, एंड जब हमारा करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली वोल्टेज हमारा कम होगा। ठीक है, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर
इसी प्रोसेस को यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में शो किया गया है। ये करंट का एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो करंट ऑब्वियसली लो होगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा करंट आपका इंक्रीज़ करता जाएगा। तो करंट इधर इंक्रीज़ हो रहा है, वोल्टेज आपका इधर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये है VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज का रेंज हम लोग यूज़ कर सकते हैं 70 to 100 वोल्ट AC सप्लाई के लिए, एंड DC सप्लाई अगर दे रहे हैं तो 50 to 60 वोल्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही हमारा एक बार गैप के बीच में आर्क सेटअप हो गया, ठीक है, तो फिर वो आर्क है जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा, आयोनाइजेशन खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा। तो तब हमें 70 to 100 वोल्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वोल्टेज अगर हम डिक्रीज़ भी कर दें 20 to 30 वोल्ट के अराउंड में, ठीक है, तब भी आपका आर्क जो है एक बार सेटअप हो गया तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हम लोग कम्प्लीटली वहाँ से वोल्टेज को ज़ीरो ना कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक बार जैसे ही आर्क सेटअप हो गया, वोल्टेज को डिक्रीज़ भी कर दे तो भी आपका करंट इंक्रीज़ करता जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोड होगा मेनली, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कार्बन मटेरियल का बना होगा, ठीक है। मेटल आर्क वेल्डिंग में यहाँ पर भी आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा, एंड मेटल के बीच में एक आपका फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। फ्लक्स आपका जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, मेटल फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहेगा, एंड उसका यूज़ इस तरीके से आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, तो इसे हम मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तीसरा हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड एंड मेटल के बीच में हाइड्रोजन एयर का इस तरीके का ब्लैंकेट क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन एयर के प्रेजेंस में ये वेल्डिंग प्रोसेस अकर होता है। इनर्ट गैस, तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर इनर्ट गैस होगा, ठीक है, इनर्ट गैस का ब्लैंकेट फॉर्म किया जाएगा इलेक्ट्रोड एंड मेटल के बीच में। एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, तो ये भी आपका कुछ इसी तरीके का सेटअप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्क वेल्डिंग यहाँ पर किया जाता है कि जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा तो आर्क के वजह से जो हीट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उस हीट का यूटिलाइजेशन यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस के लिए या दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, दैट इज़ रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग।